नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जल्दी से सारे लोग आ जाएगा और सेशन को एक बार लाइक कर देगा, शेयर कर देगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, अयोध्या के रामलला पर डाक टिकट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी प्रश्न बनने वाले हैं, तो कुछ करंट अफेयर के प्रश्नों को भी हम लोगों ने अपने सेशन में शामिल किया है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो डेली शाम को 4 बजे से ये क्लास चलती है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को इस सेशन में शामिल किया जाता है, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको देखना ना भूला करें। डेली शाम को 4 बजे जुड़ा करें, 4 बजे से ये क्लास चलती है। बताइएगा क्या हो जाएगा। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। तो अयोध्या के रामलला पर डाक टिकट जारी करने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? क्या आंसर कर दोगे आप? आंसर कर दोगे किसको? बताइएगा क्या आंसर कर दिएगा। आप आंसर कर दोगे लाओस को। ठीक है, किसको आंसर कर दोगे? लाओस को आंसर कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर जितने भी देश हैं उनकी राजधानियां आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है, अगर हम लोग वियतनाम की बात करेंगे तो वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगा? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। ठीक है, क्या नाम है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। कंबोडिया की अगर हम लोग बात करें, कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा? तो कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा नाम पेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कंबोडिया की जो राजधानी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो वो आप आंसर करोगे नाम पेन। ठीक है, क्या है? कंबोडिया की राजधानी जो है वो है नाम पेन। लाओस की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है वियंतियन। ठीक है, क्या है? तो लाओस की राजधानी क्या है? तो आप आंसर करोगे वियंतियन। लाओस की राजधानी वियंतियन। और दक्षिण अफ्रीका की तो 3 राजधानियां हैं और आपकी आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है दक्षिण अफ्रीका की राजधानियों से। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। अगर हम लोग प्रशासनिक राजधानी की बात करेंगे तो प्रशासनिक राजधानी आप कहोगे किसको? प्रिटोरिया को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी किसको कहोगे? आप कहोगे प्रिटोरिया को। ठीक है, अगर आपसे न्यायिक राजधानी पूछा जाए तो न्यायिक राजधानी आप किसको कहोगे? तो न्यायिक राजधानी कहोगे ब्लोएम फांटिन को। ठीक है, किसको कहोगे? तो न्यायिक राजधानी आप कहोगे ब्लोएम फांटिन को। ठीक है, किसको? न्यायिक राजधानी ब्लोएम फांटिन को। और अगर आपसे विधायी राजधानी पूछा जाए, ठीक है, विधायी राजधानी आपसे पूछा जाए तो विधायी राजधानी आप क्या कहोगे? तो दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी आप कहोगे केप टाउन को। ठीक है, किसको? तो केप टाउन को। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, तीनों आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है। लाओस की राजधानी वियंतियन है, कंबोडिया की राजधानी नामपेन और वियतनाम की राजधानी हनोई। लाओस को आप याद रखेंगे। लाओस क्यों महत्वपूर्ण है? लाओस एक और मामले में महत्वपूर्ण है और वो क्या है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कहाँ पर? तो दक्षिण पूर्व एशिया में अगर हम लोग बात करें, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस जो है ये एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है। स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है एक ऐसा देश जो चारों तरफ से क्या हो? जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, उसको स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, राजधानी है वियंतियन और इसने अभी अयोध्या के रामलला पर डाक टिकट जारी किया और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया। ठीक, आगे बढ़िएगा। जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे है? तो तबला से है। याद रखिएगा तबला वादक है जाकिर हुसैन जो है, तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये तबला वादक है। जाकिर हुसैन तबला वादक है। 2023 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? क्या आंसर करोगे? पद्म भूषण दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है या फिर भारत रत्न दिया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा। जाकिर हुसैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जाकिर हुसैन 2023 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। क्या आंसर करोगे? तो पद्म विभूषण दिया गया है और ये क्या है? तो ये तबला वादक है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 2024 में, अगर आपसे पूछा जाए 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? ठीक है, कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया 2024 में? तो क्या आंसर करोगे? तो आप 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया। आपको नाम याद होना चाहिए। बिहार से अगर हम लोग बात करें तो बिहार से कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। ठीक है, किसको? तो बिहार से कर्पूरी ठाकुर को दिया गया और इनको जननायक के नाम से भी जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को क्या करते हैं? इनको जननायक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और कौन है, तो चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, कौन है? तो चौधरी चरण सिंह है जिनको भारत रत्न दिया गया।
लाल कृष्ण आडवाणी है जिनको दिया गया, याद रखेंगे कौन, तो लाल कृष्ण आडवाणी है जिनको दिया गया है भारत रत्न। इसके अलावा नरसिम्हा राव, ठीक है, क्या होगा, तो पीवी नरसिम्हा राव को, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है। और क्या किया गया है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन को दिया गया, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। तो 5 लोग हैं जिनको क्या किया गया, भारत रत्न दिया गया, याद रखिएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक है और इनको 2023 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। मोनोजाइट भारत के किस राज्य में मिलता है? मोनोजाइट जो है, अयस्क जो है, तो ये भारत के किस राज्य में मिलता है? राजस्थान, सिक्किम, केरल, गुजरात, बताइएगा क्या हो जाएगा। मोनोजाइट भारत के किस राज्य में पाया जाने वाला अयस्क है? क्या आंसर करोगे आप? आंसर करोगे केरल, ठीक है। क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे केरल, ठीक है। मोनोजाइट जो अयस्क है ये केरल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। केरल में आपको साइलेंट वैली देखने को मिलेगा, साइलेंट वैली, जिसको आप कहते हो शांत घाटी, ठीक है। क्या कहते हो, साइलेंट वैली, शांत घाटी आपको केरल में देखने को मिलेगा। केरल में आपको इडुक्की, इडुक्की बांध परियोजना, इडुक्की या फिर आप कहोगे पेरियार, ठीक है, इडुक्की या फिर आप कहो पेरियार जो बांध परियोजना है वो आपको यहीं पर केरल में देखने को मिलेगी। केरल में अगर हम लोग बात करें तो नृत्य के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो नृत्य के रूप में आपको कथकली देखने को मिलेगा और मोहिनी अट्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, कथकली और मोहिनी अट्टम, आपको कथकली और मोहिनी अट्टम आपको केरल में देखने को मिलेगा। केरल में आपको ओणम उत्सव देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा, तो ओणम उत्सव, केरल में आपको ओणम उत्सव देखने को मिलेगा। केरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो केरल में आपको वेम्बनाड झील, ठीक है, कौन सी, तो वेम्बनाड झील, ठीक है, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सी, तो वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको केरल में देखने को मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। केरल में कौन सा तट है, केरल में मालाबार तट, ठीक है। कौन सा, तो मालाबार तट है, केरल में मालाबार तट है। केरल की भाषा आपसे पूछे क्या करोगे, तो केरल की भाषा है मलयालम, ठीक है। केरल की भाषा क्या है, आप आंसर कर दोगे किसको, मलयालम, ठीक है, याद रखिएगा। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक साक्षरता आपको कहाँ पर, तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो आपको कहाँ पर, तो वो आपको केरल में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक साक्षरता केरल में देखने को मिलेगी, ठीक। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, बताइएगा। महात्मा बुद्ध की बात करेंगे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? निरंजना, रिजपालिका, सदानीरा, सोन नदी, क्या हो जाएगा। बुद्ध की अगर हम लोग बात करें तो पिता इनके कौन है, तो पिता इनके हैं सुद्धोधन, ठीक है। कौन है, तो पिता इनके अगर हम लोग बात करेंगे तो पिता इनके सुद्धोधन है। और जो सुद्धोधन है ये क्या हो जाएगा, तो ये शाक्य कुल के क्षत्रिय हैं, ठीक है। कौन से, तो शाक्य कुल के क्षत्रिय हैं, ठीक है। माता अगर हम लोग बात करें तो इनकी माता कौन है, तो इनकी माता है महामाया, ठीक है। माता है महामाया जिनका जन्म के कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इनकी माता का कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो जाएगा। पत्नी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम है यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, तो यशोधरा। और पुत्र की बात करेंगे तो पुत्र का नाम क्या है, तो पुत्र का नाम राहुल है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की अगर बचपन की बात करेंगे तो बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। क्या नाम है, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने विवाह के बाद जब राहुल हो जाते हैं, इनके पुत्र हो जाते हैं, इसके बाद ये क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। क्या किया गया, तो महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने को, गृह त्याग करने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गृह त्याग को घोड़े से प्रदर्शित किया गया, ठीक है। किससे, तो घोड़े से प्रदर्शित किया गया, ठीक। अगर हम लोग बात करेंगे बोध गया में, तो बोध गया में क्या हो रहा है, तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। कौन से वृक्ष के नीचे, तो पीपल का वृक्ष है, ठीक है। कौन सा, तो पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे क्या हो रहा है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। निरंजना नदी को ही और क्या करते हैं, तो इसी को फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। निरंजना नदी को ही क्या करते हैं, तो निरंजना नदी को ही फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया, जो पहला इन्होंने उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया, तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, ठीक है। कहाँ पर, सारनाथ में दिया है, ठीक है, सारनाथ में। और जो पहला उपदेश दिया इसको क्या कहा जाता है, तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कहाँ पर, सारनाथ में दिया।
सारनाथ का ही दूसरा नाम इनको क्या मिलेगा, तो सारनाथ का ही दूसरा नाम आपको मृगदाव मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, तो मृगदाव मिलेगा। और क्या होगा, और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो ऋषिपत्नम मिलेगा। सारनाथ का ही दूसरा नाम मृगदाव और ऋषिपत्नम भी मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो बुद्ध, बुद्ध की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कहाँ पर, तो इन्होंने वज्जी वैशाली में, ठीक है, क्या होगा, तो इन्होंने, बुद्ध ने वज्जी वैशाली में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। पहले अगर प्रारंभ में बात करें तो पहले प्रारंभ में बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन वज्जी वैशाली में क्या होगा, महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। ठीक है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वज्जी वैशाली में क्या किया, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति प्रदान की। ठीक है, प्रथम जो महिला है, जो फर्स्ट जो महिला होंगी वो कौन है, तो वो इनकी मौसी है, कौन, प्रजापति गौतमी। पहली जो मौसी है, जो पहली महिला है वो कौन है, तो वो इनकी मौसी है, कौन, प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध धर्म को क्या करती हैं, जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगी। बुद्ध की अगर मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु कहाँ पर हो रही है, तो मृत्यु हो रही है कुशीनारा में। ठीक है, कहाँ पर, तो कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो रही है। ठीक है, और मृत्यु को कहा गया, तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर निरंजना नदी हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध ने सबसे अंत में, सबसे आखिरी में किसको उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने आखिरी उपदेश जो है वो सुभद्र को दिया था। ठीक है, किसको, तो बुद्ध ने सुभद्र को क्या किया है, तो आखिरी उपदेश, बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश जो है वो किसको दिया है, तो आप आंसर करोगे किसको, सुभद्र को दिया। मृत्यु कहाँ पर हो रही है, कुशीनारा में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन है, बताइएगा। तो नहरों का, दिल्ली में अगर हम लोग बात करें, दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करने वाला पहला राजा कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मुबारक शाह खिलजी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो नहरों का निर्माण करने वाला पहला राजा कौन होगा, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नहरों का निर्माण करने वाला पहला राजा जो है वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सबसे ज्यादा नहरें पूछा जाए तो सबसे ज्यादा नहरें जो है वो किसने बनवाया, तो सबसे ज्यादा नहरें अगर आपसे पूछा जाए, सबसे ज्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। और इसने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगवाया था। ठीक है, क्या किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपनी बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपनी बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक, मुबारक शाह खिलजी की बात करेंगे तो ये एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने क्या किया, जिसने अपने आप को, जिसने स्वयं को, जिसने अपने आप को क्या किया, जिसने अपने आप को या फिर कहें स्वयं को खलीफा घोषित किया। ठीक है, क्या किया, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। याद रखिएगा क्या किया, तो खलीफा घोषित कर दिया। ऐसा करने वाला कौन है, तो ऐसा करने वाला मुबारक शाह खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था के लिए आने थे। फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवा रहे हैं, सिंचाई कर लगवा रहे हैं, ब्राह्मणों पर जजिया लगवा रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लगवाने वाला पहला राजा। ठीक है, क्या कर रहा है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाने वाला पहला राजा है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में फिर से मिलाने का श्रेय किसको जाता है। अगर हम लोग बात करें जौनपुर, तो जौनपुर जो है ये, इसको पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। जौनपुर जो है वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। और स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, सरकी वंश के राजाओं को। ठीक है, किसको, सरकी वंश के राजा, सरकी वंश के संस्थापक कौन है, तो मलिक सरवर है। ठीक है, कौन है, तो मलिक सरवर। मलिक सरवर जो है ये सरकी वंश का संस्थापक है और इसने जौनपुर को स्वतंत्र करा लिया था। स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना का श्रेय मलिक सरवर को जाता है, सरकी वंश का राजा। और सरकी वंश के राजाओं के समय पे ही जौनपुर का बड़ा तेजी से शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में विकास होता है और इसीलिए जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया। तो जौनपुर को जीत कर फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाने का श्रेय किसको जाता है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। क्या आंसर करिएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे बहलोल लोदी। किसको, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है ये लोदी वंश का संस्थापक है। ठीक है, कौन से वंश का, तो लोदी वंश का संस्थापक है। और याद रखेंगे लोदी वंश जो है ये एकमात्र अफगान राजवंश है। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र अफगान राजवंश जो है वो कौन सा है, तो एकमात्र अफगान राजवंश जो है वो कौन सा है, तो वो दिल्ली सल्तनत में वो लोदी वंश है। और याद रखेंगे ये सल्तनत का क्या हो जाएगा, सल्तनत का अंतिम राजवंश है। ठीक है, इसके बाद मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। तो अंतिम वंश भी है लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है और एकमात्र अफगान राजवंश है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी सारे राजवंश क्या थे,
तो वो तुर्क थे। ठीक है, क्या थे? वो तुर्क थे। लेकिन लोधी वंश वाले क्या है? तो ये अफगान है। ठीक है, एकमात्र सुल्तान एक जो है, अगर हम लोग बात करेंगे तो लोधी वंश वाले एकमात्र जो है सुल्तान है जो अफगान है। और ये लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। बहलोल लोधी की अगर हम लोग बात करें तो व्यक्तिगत रूप से ये सबसे लंबे समय तक शासन करता है। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा अगर आपसे पूछा जाए, सबसे लंबा समय जो है किस राजा का है, तो आप आंसर किसको करोगे? बहलोल लोधी को कहोगे। ये 38 वर्ष तक शासन करता है। अगर वैसे आपसे पूछा जाए कौन सी वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया, अगर आप वंश की बात करेंगे तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो तुगलक वंश का है। ठीक है, सबसे लंबा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो किसका है? तो आप आंसर करोगे किसका? तुगलक वंश का। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटा का होगा खिलजी का। लेकिन अगर व्यक्ति में बात करेंगे, सुल्तान में बात करेंगे, सबसे लंबा शासन किसका है, तो आप आंसर करोगे बहलोल लोधी का। 38 वर्ष का शासन है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी? बताइएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछ रहे हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? क्या आंसर करोगे? 1664, 1605, 1602 या फिर 1668? क्या हो जाएगा बताइएगा? तो देखो सबसे पहले कौन आ रहा है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं। डचों के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेज आते हैं। ठीक है, कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। और अंग्रेजों के बाद अगर हम लोग बात करें तो फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, कौन आएंगे? तो फ्रांसीसी आएंगे। ठीक है, पुर्तगालियों का कारखाना जो है, फैक्ट्री जो लगाएंगे वो कहाँ पर? तो वो कोचीन में लगाते हैं। डचों की अगर हम लोग बात करें तो डच कहाँ पर? तो ये मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ पर? तो डच जो है वो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, डच कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों ने कहाँ पर? तो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो देखो अंग्रेज आ रहे हैं बाद में, लेकिन अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना पहले हो रही है। अंग्रेजों ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। लेकिन डचों की बात करें तो डचों की जो फैक्ट्री है वो 1602 में स्थापित होती है। क्या हो जाएगा? तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और 1759 में आपको पता है कौन सा? 1759 में वेदरा का युद्ध होगा। ठीक है, कौन सा? 1759 का वेदरा का युद्ध होगा। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और डचों के बीच। ठीक है, किसका? तो 1759 में वेदरा का युद्ध होगा अंग्रेजों और डचों के बीच। और इस युद्ध में डच जो है वो क्या होते हैं? वो पराजित हो जाते हैं और वो भारत से बाहर चले जाते हैं। याद रखिएगा, भारत में उनका कार्यकाल समाप्त। ठीक है, तो 1759 में आपसे पूछा जाता है कौन सा युद्ध हुआ है, तो वेदरा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और डचों के बीच में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्या हो जाएगा? तो 1602 में होगी। इन्होंने अपना कारखाना कहाँ पर बनाया? तो मसूलीपट्टनम में बनाया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बसीन की संधि किस वर्ष हुई? बताइएगा। बसीन की संधि, बसीन की संधि किस वर्ष हुई? 1784, 1802, 1817 या फिर 1769? देखो जो बसीन की संधि है ये किसके किसके बीच हो रही है? तो ये अंग्रेजों अंग्रेजों और क्या हो रही है? अंग्रेजों और मराठा पेशवा के बीच में हो रही है। ठीक है, किसके बीच में? और मराठा पेशवा के बीच में हो रही है। ठीक है, अंग्रेजों और पेशवा के बीच में हो रही है। और पेशवा कौन है इस समय? तो आप आंसर करोगे कौन? बाजीराव द्वितीय है। ठीक है, कौन है? तो बाजीराव द्वितीय है। ठीक है, तो जो ये बसीन की संधि हो रही है ये अंग्रेजों और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हो रही है। किस वर्ष होगी? आंसर कर दोगे 1802 में। ठीक है, क्या होगी? 1802 में। ठीक है, बसीन की संधि हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय में। ठीक है, अगर हम लोग 1769 की बात करें, 1769 की बात करें तो 1769 में कौन सी? तो मद्रास की संधि हो रही है। ठीक है, कौन सी? तो मद्रास की संधि हो रही है। ठीक है, 1784 में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी संधि हो रही है? तो 1784 में मंगलौर की संधि हो रही है। ठीक है, कौन सी? तो मंगलौर की संधि होगी। ठीक है, और 1817 में अगर हम लोग बात करें तो 1817 1719 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? तो इस समय जो है 1719 नहीं, 1816-17 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1816-17 में जो है वो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें मराठे पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बसीन की संधि 1802 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या फिर जर्मनी? क्या आंसर करोगे? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? क्या आंसर करोगे? तो ऑस्ट्रेलिया से अगर हम लोग बात करें तो प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, क्या होगा? तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, क्या होगा, तो केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध जो है तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना सूची, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, ये सब कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका से अगर हम लोग बात करें, अमेरिका से मूल अधिकार कह दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार कह दोगे। ठीक है, कनाडा से अगर हम लोग बात करें संघात्मक शासन कह दोगे, कनाडा से क्या हो जाएगा, संघात्मक शासन हो जाएगा। और जर्मनी से क्या हो जाएगा, आपात उपबंध हो जाएगा, जर्मनी से आपात उपबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विधान परिषदों की स्थापना किस वर्ष की गई बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो 1833, 1858, 1853 या फिर 1861। विधान परिषदों की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, विधान परिषदों की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, क्या आंसर करिएगा। करेक्ट आंसर क्या कर देंगे हम लोग, 1853। देखो 1853 के एक्ट से दो महत्वपूर्ण काम होंगे। एक क्या होगा, एक तो होगा विधान परिषद की स्थापना, ठीक है, क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है विधान परिषद की स्थापना, ठीक है, विधान परिषद की स्थापना, एक तो ये महत्वपूर्ण काम हो रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होगा वो क्या होगा, वो होगा सिविल परीक्षा की शुरुआत। ठीक है, क्या होगा, सिविल परीक्षा की जो शुरुआत है वो भी 1853 में होगा, डलहौजी के समय में। 1853 में ही आपको पता है भारत में पहली बार क्या होगा, ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी। ठीक है, क्या होगा, पहली बार ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी। और जो पहली ट्रेन चली थी भारत में जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में, कहाँ से, तो मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, कहाँ से, तो मुंबई से थाने के बीच जो पहली ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था ब्लैक पर्ल। ठीक है, क्या नाम था, तो उसका नाम क्या, सॉरी ब्लैक पर्ल नहीं, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, क्या नाम था, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, क्या नाम था, तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, तो 1853 में ये सारे काम किसके समय में हो रहे हैं, ये सारे काम डलहौजी के समय में हो रहे हैं। ठीक है, किसके, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हो रहे हैं। 1853 में 1853 के एक्ट से विधान परिषद की स्थापना होगी। 1853 से ही सिविल परीक्षा की शुरुआत होगी और 1853 में ही पहली बार ट्रेन की शुरुआत होगी, रेलवे की शुरुआत होगी और पहली ट्रेन जो है मुंबई से थाने के बीच चलेगी, जिसको क्या किया गया, जिसको ब्लैक ब्यूटी नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखना 1853 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, बताइएगा क्या हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया, शाहजहां ने कराया, जहांगीर ने कराया, औरंगजेब ने कराया। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, बताओ क्या होगा, लाल किले में मोती मस्जिद। देखो अगर आपसे आगरा में मोती मस्जिद पूछे, ठीक है, क्या कर रहे, अगर आपसे आगरा में अगर आपसे मोती मस्जिद पूछे तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे शाहजहां को। ठीक है, किसको, तो शाहजहां को। आगरा में मोती मस्जिद पूछे तो आप आंसर करोगे शाहजहां। लाल किले के भीतर अगर मोती मस्जिद पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे औरंगजेब को। ठीक है, किसको, तो औरंगजेब को। ठीक है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया शाहजहां ने। ठीक है, लेकिन लाल किले के भीतर जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया, तो औरंगजेब ने करवाया। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, क्या करते थे, तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते थे और शाही दरवेश भी कहते थे। ठीक है, क्या करते थे, तो जिंदा पीर कहते थे और शाही दरवेश कहते थे। औरंगजेब ने, अगर हम लोग बात करें, औरंगजेब ने क्या किया था, तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी थी। जो सिखों के 9वें गुरु थे, कौन थे, तो तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु जो थे वो तेग बहादुर जी महाराज थे। और इनको क्या हुआ था, तेग बहादुर को फांसी दे दी थी, किसने, औरंगजेब ने दे दी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राहदारी कर जो है और पानदारी कर जो है, राहदारी कर और पानदारी कर जो है ये किसने, तो ये औरंगजेब ने लगवाया था। ठीक है, राहदारी कर और पानदारी कर ये किसने लगवाया था, ये औरंगजेब ने लगवाया था। औरंगजेब का जो समय है वो क्या है, तो 1658 से लेकर के क्या होगा, 1707 का, 1658 से लेकर के 1707 का औरंगजेब का समय है। ठीक है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, बताइएगा, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। विधानसभा, विधानसभा जो होता है ये राज्य का प्रथम सदन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। ठीक है, क्या होता है, अस्थाई सदन होता है, और क्या होता है, और लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो ये राज्य का क्या होता है, प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, अस्थाई सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है।
विधानसभा का अगर सदस्य बनना है तो आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, कितनी, विधानसभा का सदस्य बनना तो आयु सीमा 25 वर्ष। अगर आपसे विधानसभा का कार्यकाल पूछे, कार्यकाल कितना होता है, तो आप आंसर करोगे कितना, 30 वर्ष। क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे 30 वर्ष। ठीक है, विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है वो होता है राज्यपाल के पास। ठीक है, किसके पास, तो राज्यपाल के पास। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है। तो भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो राज्यपाल के पास होता है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्य संख्या आप कहोगे 500 हो सकती है। और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम सदस्य संख्या आप कहोगे 60 हो सकती है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 60 हो सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 403, उत्तर प्रदेश विधानसभा में। अगर बिहार में पूछ ले तो बिहार में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर करोगे 243 है। ठीक है, कितनी, 243 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, अच्छा ये देखो आयु 5, देखो मैंने क्या कर दिया, मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, कार्यकाल अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल 30 वर्ष नहीं होता भाई, कार्यकाल क्या हो जाएगा विधानसभा का, 5 वर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है, 30 वर्ष में लिख रहा हूँ, दिमाग में कुछ और चल रहा था। ठीक है, तो विधानसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो आयु क्या होगा, तो आयु जो है वो 25 वर्ष होती है और कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। अधिकतम आयु जो है 500, न्यूनतम जो है 60। यूपी में बात करेंगे तो कितने, 403 हो जाएंगे और बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो 243 सदस्य। ठीक, आगे बढ़ेगा। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, साइरस, मंदाकिनी या फिर सूर्य, बताइएगा क्या हो जाएगा। हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा। अच्छा, अगर हमसे क्या कर ले, हमारी आकाश गंगा जो है, ठीक है क्या है, तो जो हमारी आकाश गंगा है, ठीक है, हमारी जो आकाश गंगा है, अगर इसकी आकृति आपसे पूछे, इसकी आकृति क्या कहोगे, तो हमारी आकाश गंगा की आकृति जो है वो सर्पिलाकार है, स्पाइरल नुमा है। ठीक है, क्या है, तो सर्पिलाकार है। ठीक है, और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ठीक है, क्या है, मंदाकिनी है। हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट की दूसरी आकाशगंगा कौन सी है, तो दूसरी जो आकाशगंगा जो हमारे आकाशगंगा के सबसे निकट है आकाशगंगा, वो कौन सी है, तो आप आंसर करोगे एंड्रोमेडा है। ठीक है, कौन सी, आप आंसर करोगे एंड्रोमेडा। हमारे आकाशगंगा के निकट की दूसरी सबसे निकट की आकाशगंगा जो है वो एंड्रोमेडा है। ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे सबसे चमकीला तारा पूछे, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे सबसे चमकीला तारा पूछे, सबसे चमकीला तारा, तो सबसे चमकीला तारा आप क्या कहोगे, तो आप आंसर करोगे साइरस। ठीक है, क्या करोगे, तो साइरस, या फिर कहोगे डॉग स्टार। ठीक है, क्या करोगे, साइरस या फिर आप कहोगे डॉग स्टार। ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले कि हमारे सौर मंडल के सबसे निकट का तारा, ठीक है, सौर मंडल के निकट आपसे पूछे, हमारे सौर मंडल के सबसे निकट का तारा जो आपसे पूछे, तो आप आंसर करोगे किसको, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, किसको, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सौर मंडल के सबसे निकट का तारा आपसे पूछे तो आप आंसर करोगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी को, और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा आपसे पूछे तो आप आंसर करोगे सूर्य को। ठीक है, किसको, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा आपसे पूछे तो आप कहोगे किसको, सूर्य को। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सूर्य क्या है, एक तारा है और ये पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है, सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं किरीट, किरीट। ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं किरीट या फिर कोरोना कहते हैं, याद रखिएगा। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको किरीट या कोरोना कहते हैं और जिसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सॉरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, बताइएगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कौन सा सिद्धांत है, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, महाविस्फोटक सिद्धांत है, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है, या फिर उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा सिद्धांत कौन सा, बताइएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा सिद्धांत कौन सा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सिद्धांत। तो देखो, अगर हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन, महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत है इसी को महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या प्रवाह का सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, ये दोनों एक ही है। और इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या प्रवाह का जो सिद्धांत है ये वैगनर का है। ठीक है, किसका है, तो वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत या विस्थापन का सिद्धांत दिया था। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत। इसी को क्या करते हैं, इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसी को
इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसी को बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। और ये थ्योरी किसकी है, तो आप आंसर करोगे किसकी, आप आंसर करोगे जॉर्ज लेमाइत्रे की। ठीक है, किसकी, तो आप आंसर करोगे किसकी, जॉर्ज लेमाइत्रे की। ठीक है, किसकी, तो जॉर्ज लेमाइत्रे की। याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी है या महाविस्फोटक सिद्धांत है, और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे कब, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, स्थापना हो रही है। जब स्थापना हुई थी तब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पहले मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो आप आंसर क्या कहोगे, आप कहोगे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, क्या करोगे, तो हीरालाल जे कानिया ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या पूछा जाए तो आप आंसर करोगे एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, कौन सी, तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप आंसर क्या करोगे, नियुक्ति पूछे, शपथ पूछे, या फिर आपसे त्यागपत्र पूछे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सारे काम कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र का काम राष्ट्रपति करते हैं। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। जब स्थापना हुई थी तब कितने थे, 8 न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन, हीरालाल जे कानिया। पहली महिला न्यायाधीश की बात करेगा आप कहोगे फातिमा बीबी। ठीक है, कौन है, फातिमा बीबी है। ठीक है, हाई कोर्ट में अगर आपसे पहली महिला न्यायाधीश पूछा जाए तो आप आंसर करोगे लीला सेठ। ठीक है, किसको कहोगे, तो हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन है, लीला सेठ। ठीक है, जयंती पटनायक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी, तो जयंती पटनायक की अगर हम लोग बात करें, जयंती पटनायक, तो जयंती पटनायक कौन है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। जरा बताओ मुझे फटाफट, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किसमें है, बताइएगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का किस भाग में उल्लेख किया गया, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का किस भाग में उल्लेख किया गया। फटाफट सभी लोग आंसर करो, बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का। देखो, अगर हम लोग 8 की बात करते हैं, भाग 8 की बात करेंगे तो भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। भाग 8 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है, भाग 8 में। ठीक, अगर हम लोग भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में क्या है, तो पंचायतों का उल्लेख है। याद रखिएगा, भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में पंचायत है। ठीक है, अगर हम लोग 10 की बात करें तो 10 में क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है। 11 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, क्या है, तो 11 में अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्र राज्य संबंध है। तो संविधान के भाग अगर आपको याद नहीं है तो याद कर डालिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान के भाग और अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है। अगर आपसे क्या कर ले, अगर यही आपसे अनुसूची पूछ ले, अगर आपसे अनुसूची पूछ ले तब आंसर क्या करोगे, किस अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है, बताओ जल्दी से, किस अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। गोविंद सागर बांध कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, या फिर महानदी। गोविंद सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर, गोविंद सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है। क्या आंसर करिएगा, रिहंद नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, या फिर महानदी। देखो, ब्यास नदी पर अगर हम लोग बात करें तो ब्यास नदी पर पोंग बांध परियोजना। ठीक है, कौन सी, तो ब्यास नदी पर पोंग बांध परियोजना। महानदी पर अगर हम लोग बात करें तो महानदी पर क्या हो जाएगा, तो महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सी, तो महानदी पर हम लोग बात करेंगे तो हीराकुंड बांध परियोजना। सतलज नदी पर अगर हम लोग बात करें तो सतलज नदी पर क्या हो जाएगा, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, कौन सी, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, सतलज नदी पर अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, और इसी भाखड़ा नांगल परियोजना के पीछे ही क्या हो जाएगा, तो गोविंद सागर नामक झील है। कौन सी, तो इसी भाखड़ा नांगल बांध के पीछे ही क्या है, गोविंद सागर नामक झील है, गोविंद सागर नामक परियोजना है। आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। रिहंद नदी पर कौन सी परियोजना, तो रिहंद नदी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है। कौन सी, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत सागर
परियोजना है रिहंद नदी पर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। G7 की स्थापना कब हुई थी? देखो G20 आपकी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था और कल वाले सेशन में हम लोगों ने G20 के संदर्भ में बात की थी कि G20 की स्थापना कब हो रही है, 1999 में हो रही है। आज हम लोग बात करेंगे G7 की। G7 की स्थापना कब हो रही है बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो G7 की स्थापना 1965, 1985, 1999 या फिर 1975, क्या हो जाएगा? तो बताइएगा G75 की स्थापना, सॉरी G7 की स्थापना, G75 कर रहा हूँ, G7 की स्थापना। देखो 1965 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो UNDP की स्थापना हो रही है। किसकी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 1985 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सार्क की स्थापना हो रही है। ठीक है, किसकी? सार्क की स्थापना हो रही है। 1999 में अगर हम लोग बात करेंगे G20 की स्थापना हो रही है। 1975 में क्या हो रहा है? G7 की स्थापना हो रही है। अच्छा, G7 के सदस्यों को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि कौन सा G7 का सदस्य है, कौन नहीं है। तो कौन कौन से सदस्य हैं, तो आप आंसर करोगे कनाडा है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अमेरिका है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और कौन हो जाएगा? ब्रिटेन के अलावा जर्मनी है, जर्मनी है, फ्रांस है, फ्रांस है, इटली है, इटली है, और जापान है। हो गए 7 देश, जल्दी से काउंट कर लो। ठीक है, हाँ तो 7 हो गए। तो ये 7 जो है G7 के सदस्य हैं, इनको भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जापान है। तो ये G7 के सदस्य हैं। स्थापना हो रही है 1975। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में बताइएगा? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, इटली में। बताइएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? बताओ क्या हो जाएगा? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? क्या आंसर करोगे? तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, क्या आंसर करोगे? तो आंसर आप क्या कर दोगे? आंसर आप कर दोगे कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पर? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो ये पेरिस है। ठीक है, कौन सा? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और कौन सी नदी किनारे? सीन नदी के किनारे। कौन सी? सीन नदी के किनारे। ऑस्ट्रिया की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी है? तो वियना है। ठीक है, कौन सी? वियना है। कौन सी नदी किनारे? डेन्यूब नदी किनारे। कौन सी? तो डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, इटली की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो रोम है। ठीक है, कौन सी है? तो रोम है। कौन सी नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी? तो रोम है, टाइबर नदी के किनारे, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। बेंगुला की धारा कैसी है बताइएगा? बेंगुला की धारा ठंडी है, गर्म है, दोनों है, कोई नहीं। बताइएगा बेंगुला की धारा कैसी है? तो बेंगुला के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस महासागर की धारा है? तो आप आंसर करोगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। कौन सी? तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। और ये क्या हो जाएगा? तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बेंगुला की धारा जो है ये एक ठंडी जलधारा है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कौन मध्य प्रदेश में स्थित नहीं? यहाँ पर आपको 4 वन्य जीव अभयारण्य के नाम दिए गए हैं और आपको क्या करना है? आपको बताना है कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कान्हा, पन्ना, पेंच, बांदीपुर। बताइएगा क्या हो जाएगा? कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? कान्हा, पन्ना, पेंच, बांदीपुर। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? अगर इस प्रश्न को आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कल वाला सेशन आपने नहीं देखा है, या फिर देखा है तो ध्यानपूर्वक नहीं देखा है। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखो कान्हा भी है, पन्ना भी है और पेंच भी है। बांदीपुर जो है ये नहीं है। बांदीपुर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। और कल हम लोगों ने बात की थी ना कि यही बांदीपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? तो बाघ जनगणना रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, क्या किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ जनगणना रिपोर्ट को यहीं बांदीपुर से क्या किया है? तो जारी किया है। और बांदीपुर कहाँ पर है? तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक, हूणों को किसने पराजित किया था? बताइएगा हूणों को किसने पराजित किया? कनिष्क ने, कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर स्कंदगुप्त ने? हूणों को किसने पराजित किया है? हूणों को पराजित करने का काम किसने किया? बताइएगा क्या हो जाएगा? कनिष्क, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? हूणों को किसने पराजित करने का काम किया है? क्या आंसर करेंगे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्होंने तो शकों को पराजित किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने शकों को पराजित किया, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में क्या कर रहे हैं? तो सकारी की उपाधि धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो सकारी की उपाधि धारण कर रहे हैं और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहे हैं। हूणों को जिसने पराजित किया था वो है कौन? वो है स्कंदगुप्त। याद रखिएगा कौन है? स्कंदगुप्त है। और इसने क्या किया था? इसने
हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या किया था? तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था? हूणों को पराजित किया था, और हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में क्या कर रहा है? शक्रादित्य की उपाधि धारण कर रहा है। स्कंदगुप्त का ही आपको भीतरी जूनागढ़ अभिलेख भी मिलता है। ठीक है, क्या होगा? भीतरी गिरनार, भीतरी गिरनार, या फिर आप क्या कहोगे? या फिर आप कहोगे भीतरी जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। ठीक है, किसका? तो स्कंदगुप्त का। ठीक है, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। भीतरी गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त का मिलता है। इसने हूणों को पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेगा। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? बताइएगा। तो 1969, 1980, 1984, 1975। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 14 बैंकों की हम लोग बात करें तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया था? तो आप आंसर करोगे 1969 में। ठीक है, कब किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। तो कब किया जा रहा है? तो आप आंसर करोगे 1980 में। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे कितने? 12। ठीक है, कितने? तो वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, कितने? वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है? बताइएगा, कौन सी नदी है जो अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी है जो अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी। क्या हो जाएगा? बताइएगा, कौन सी नदी है जो अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या चंबल नदी? क्या आंसर करिए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी? तो चंबल नदी जो है ये अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। ठीक है, चंबल नदी पर आपको 3 परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। एक आपको गांधी सागर देखने को मिलेगी। गांधी सागर परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा 2 परियोजना और है। एक है राणा प्रताप सागर। ठीक है, कौन सी? तो एक है राणा प्रताप सागर, और दूसरी जो है वो है जवाहर सागर। ठीक है, कौन सी? तो जवाहर सागर। तो ये राणा प्रताप सागर और ये जो जवाहर सागर है ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। चंबल नदी पर अगर हम लोग बात करें कौन सा? तो चुलिया जलप्रपात है। चंबल नदी पर कौन सा? तो चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा? तो चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है। और ये जो चंबल नदी है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है, और ये चंबल नदी जो है ये किसकी सहायक है? तो ये यमुना की सहायक है। किसकी? तो यमुना की सहायक नदी है, याद रखेंगे। यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर करोगे। अवनालिका का मतलब क्या होता है? अवनालिका का मतलब होता है कि नदी जिस तरफ से जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है, तो वो क्या कर रही है? छोटी छोटी नालियों में जो मृदा का अपर्दन कर दे रही है, जो है पहाड़ों को, पत्थरों को, ठीक है, पतली पतली नालियों के रूप में बांट दे रही है या काट दे रही है। ठीक है, याद रखिएगा, उसी को नालिका अपर्दन कहते हैं। एस की आकृति बनाने वाला महासागर कौन सा? बताइएगा, कौन सा महासागर है जो एस की आकृति बनाता है? ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से क्या करता है? तो एस की आकार की आकृति बनाता है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। एस के आकार की आकृति बनाने वाला। क्या आंसर करोगे? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। क्या आंसर करोगे? आप आंसर करोगे अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर की हम लोग बात करें तो इसको अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेगा, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर एस के आकार की आकृति बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य सागर से, ठीक है, भूमध्य सागर से अटलांटिक को कौन जोड़ता है? ठीक है, भूमध्य सागर से अटलांटिक को कौन जोड़ता है? इन दोनों को कौन जोड़ता है? तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, कौन सी? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और अगर आपसे पूछा जाए अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो आप आंसर करोगे पनामा नहर। ठीक है, कौन सी? तो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो आप आंसर करोगे पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है, तो एस के आकार की आकृति बनाता है और अंध महासागर के रूप में जाना जाता है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िएगा। फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है, बताइएगा। तो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हरमुज जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, सुंडा जल संधि, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। हरमुज जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, सुंडा जल संधि, क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे किसको? हरमुज जल संधि, ठीक है। कौन सी? तो हरमुज जल संधि आंसर कर दोगे, ठीक है। बाब अल मंदेब जल संधि जो है, तो ये क्या करती है? तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लाल सागर से, ठीक है। किससे? तो लाल सागर से क्या करेगा? अदन की खाड़ी को जोड़ेगा। लाल सागर से क्या करेगा? अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा? हरमुज जल संधि, ठीक। आगे बढ़ेगा। पीली नदी किसको कहते हैं, बताइएगा। कौन सी नदी है जो पीली नदी के नाम से जानी जाती है? हांगो, यांगजी, मिसिसिपी, मेकांग नदी। कौन सी नदी है जो क्या हो जाएगा? जो पीली नदी के नाम से जानी जाती है। देखो, मेकांग नदी जो है इसको दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं, ठीक है। मेकांग नदी को क्या करते हैं? तो मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। क्या करती है? तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। पक्षी के पंजे के आकार का, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। कौन सी? मिसिसिपी नदी, ठीक है। यांगसी नदी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगसी नदी है, ठीक है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हांगहो नदी। हांगहो नदी को पीली नदी कहते हैं, और याद रखिएगा इसी नदी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ है। इसी नदी के किनारे क्या होगा? तो चीन की सभ्यता का विकास हुआ। चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी के किनारे। और याद रखेंगे जो ये हांगहो नदी है इसको पीली नदी कहते हैं, साथ ही साथ इसको चीन का शोक भी कहते हैं। याद रखिएगा क्या करते हैं? तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। इसी नदी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ है और इसे पीली नदी भी कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? आपको बार बार पता है, आपने कई बार पढ़ा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मना रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मना रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मना रहे हैं। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो 2003 से मनाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? 2003 से राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। 9 जनवरी को मना रहे हैं, क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? आपसे ये पूछ रहा है। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1896, 1890, 1893, 1895। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे, ये आपसे पूछ रहा है। क्या आंसर कर दोगे? करेक्ट आंसर कर दोगे 1893, ठीक है। कब? तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को वहां से भारत आए थे, ठीक है। याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन का भी संपादन किया था, ठीक है। किसका? तो इंडियन ओपिनियन का संपादन गांधी जी ने कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन किया था। फिनिक्स आश्रम की वहां पर इन्होंने क्या किया था? तो आश्रम की स्थापना की थी, फिनिक्स आश्रम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सी आर दास ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, बताइएगा। सी आर दास, ठीक है। सी आर दास जो है इन्होंने, आपको याद होना चाहिए, इन्होंने 1923 में, ठीक है। कब? तो सी आर दास की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने क्या किया है? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी 1923 में। सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। किसके साथ मिलकर? तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, ठीक है। किसके साथ? तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी सी आर दास ने 1923 में। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? कोलकाता अधिवेशन, पटना, बांकीपुर या फिर गया अधिवेशन? क्या आंसर करोगे? ठीक है। अच्छा, इनकी एक पुस्तक भी है, ठीक है। सियारदास की हम लोग बात करें तो इनकी एक पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। क्या है? तो इनकी बुक का नाम क्या है? तो इंडिया फॉर इंडियंस। सियारदास की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो नेताजी के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के
राजनैतिक गुरु कौन थे? तो आप आंसर क्या करोगे? आंसर करोगे CR दास को, नेताजी के राजनैतिक गुरु थे। इन्होंने गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1922 में। ठीक है, कौन से? इन्होंने गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1922 में। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बताइएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1990, 1993, 1995 या फिर 1999? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग 1995 की बात करेंगे तो 1995 में WTO, विश्व व्यापार संगठन। 1999 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है? तो 1999 में G20 है। ठीक है, क्या है? तो G20 है। 1990 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? तो सिडबी की स्थापना हो रही है। ठीक है, किसकी? तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। आप बताइएगा इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हो रही है और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो रंगनाथ मिश्रा होंगे। ठीक है, कौन होंगे? तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे कौन है? तो रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंगनाथ मिश्रा। 1993 में इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है। कोलंबस किस देश का नाविक था? कोलंबस किस देश का नाविक था? पुर्तगाल, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन? तो आपको पता है पुर्तगाल, जो ये कोलंबस है, इसने क्या किया है? तो इसने अगर हम लोग बात करेंगे तो इसने अमेरिका की खोज की। ठीक है, किसकी? इसने अमेरिका की खोज की थी और अमेरिका को इसने नई दुनिया कहा था। ठीक है, क्या किया था? तो अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी और अमेरिका को इसने नई दुनिया कहा था। ठीक है, कोलंबस ने भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन इसने गलती से अमेरिका की खोज कर दी और इसको क्या करता है? इसको नई दुनिया कह देता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और कोलंबस किस देश का था? आंसर क्या करोगे? तो आंसर कर दोगे आप स्पेन। ठीक है, कहाँ का? तो स्पेन का नाविक था। कोलंबस जो है वो कहाँ का? तो स्पेन का नाविक था। भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन अमेरिका की खोज कर देता है, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कर देगा और अमेरिका को नई दुनिया कहता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको बाकी क्लास की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।